अध्याय 2 पेशेवर जीवन में बढ़ते कदम। जैसा कि स्नातक पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था, जेफ बेजोस परीक्षाओं की तैयारियों के साथ साथ अपने पेशेवर जीवन के अवसरों की खोज भी करने लगा था। उसने इंटेल, बेल लैब्स व एंडरसन कंसल्टिंग जैसे बड़ी व स्थापित कंपनियों में साक्षात्कार दिए थे। इंटेल कॉर्पोरेशन अर्धचालक, सेमीकंडक्टर उद्योग की महारथी कंपनी थी, तो बेल लैब्स महारथी दूरसंचार कंपनी AT&T की उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त प्रयोगशाला और एंडरसन कंसल्टिंग निगमित जगत का महारथी सलाहकार प्रतिष्ठान। जेफ की विलक्षणता से सभी प्रभावित थे और सभी ने उसे नौकरी के प्रस्ताव किए थे। बहुत बाद में जेफ बेजोस ने एक साक्षात्कार में बताया था कि वैसे तो स्नातक करने के बाद ही वह अपने स्वयं के कारोबार निर्माण की दिशा में बढ़ना चाहता था, लेकिन गंभीरता से विचार करने पर उसे लगा था कि वह वास्तव में अपने स्वयं का कारोबार करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ऐसा करने से पहले उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और कारोबार के बारे में व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहिए। ऐसे में स्पष्ट है कि यदि जेफ स्वयं को उद्यमी बनाने के बारे में पूरी तरह तैयार नहीं महसूस कर रहा था, तो इसका वास्तविक कारण ये था कि वह नहीं जानता था कि उसे किस प्रकार का कारोबार करना चाहिए। लेकिन जेफ को अच्छी तरह से पता था कि वह किसी पेशेवर रास्ते पर आगे बढ़े जो अंततः उसे अपनी कंपनी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाए। यही कारण था कि उसने तीनों महारथी कंपनी के नौकरी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और एक नई कंपनी की खोज शुरू की थी, जो उद्यमशील हो, जहां उसे बहुत कुछ सीखने को मिल सके। यही कारण था कि उसने फिटेल को चुना था। हुआ इस तरह से था कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के समाचार पत्र में फिटेल ने कंप्यूटर विज्ञान के शीर्ष स्नातकों को आमंत्रित करने के लिए पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया था। फिटेल हाल में ही शुरू हुई कंपनी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वव्यापी दूरसंचार संजाल का निर्माण कर रही थी। जेफ ने इस युवा कंपनी पर भरोसा करने का फैसला किया था, क्योंकि ये न केवल युवा व नवाचारी थी, वरन उसके कारोबारी उद्देश्य जोखिम भरे व चुनौतीपूर्ण थे। इसीलिए उसने प्रिंसटन से बोरिया विस्तर समेटा था और अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क में वित्तीय गतिविधियों के केंद्र मैनहट्टन में स्थानांतरित हो गया था, जहां फिटेल का मुख्यालय था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के 2 प्राध्यापकों प्रेसियला चिचिलनिस्की व ज्योफ्री होल ने फिटेल की स्थापना की थी। वे दोनों इंटरनेट के लोकप्रिय होने से पहले मिनी इंटरनेट जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में ये वह समय था जब इंटरनेट के लोकप्रिय होने में और व्यावहारिक रूप से हर किसी के जीवन को बदल देने में अभी लगभग 1 दशक का समय बाकी था। फिटेल जो प्रणाली बना रही थी, उसे एक्विनेट नाम दिया गया था। ये मिनी इंटरनेट संजाल था जो स्वामित्व दलाली प्रतिष्ठानों, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, निवेश साहूकारी प्रतिष्ठानों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म व साहूकारी कंपनियों, बैंक को आपस में स्वामित्व हिस्सेदारियों, शेयर ऑफ स्टॉक का कारोबार करने की सुविधा प्रदान करता था। स्पष्ट है कि फिटेल का व्यवसाय वाल स्ट्रीट विश्व पूंजी बाजार के सबसे बड़े केंद्र स्थित कंपनियों पर केंद्रित था, जो जेफ के लिए इस कंपनी में शामिल होने का सबसे प्रमुख आकर्षण था। ये वह समय था जब वाल स्ट्रीट के वित्तीय संस्थान अपने कारोबार की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर की क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिशें कर रहे थे, और ये चलन आगे भी जारी रहा था और यहाँ तक कि अभी भी जारी है। कंप्यूटर संजाल को व्यवस्थित रखने के लिए संकेत लिपियों, कोड से खेलना ही जेफ की दक्षता थी, जिसकी सभी वित्तीय कंपनियों को आवश्यकता थी। फिटेल ने 15 अत्यधिक कुशल युवा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को भर्ती किया था और उनमें जेफ 11वें कर्मचारी के रूप में शामिल हुआ था। जेफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर काम करता था। यह एक्विनेट का प्रमुख व जटिल हिस्सा था, जो विभिन्न असंगत कंप्यूटर संजालों को समझने व डाटा को एक दूसरे के साथ विनिमय करने में सक्षम बनाता था। ग्रेसिएला चिचिलनिस्की ने एक साक्षात्कार में कहा था कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सबसे चुनौतीपूर्ण था। उसने प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी और जेफ ने उसका निर्माण किया था। उसे ये कहने में भी कोई हिचक नहीं थी कि ये बहुत अच्छी प्रणाली इसलिए बन सकी थी
क्योंकि जेफ ने इसकी पूरी अभियांत्रिकी स्वयं की थी और चिचिलनिस्की ने स्वीकार किया था कि उसके पास जितने भी अभियंता थे उनमें जेफ सर्वश्रेष्ठ संचार अभियंता, कम्युनिकेशन इंजीनियर था। यह वह समय था जब इस प्रकार की अद्भुत संचार संजाल पर अधिकांश लोगों को यह भरोसा नहीं हो पाता था कि ऐसा हो पाना संभव था। एक्विनेट प्रणाली को सबसे पहले सालोमन ब्रदर्स में स्थापित किया गया था, जिससे हजारों व्यापारी जुड़े हुए थे। उनके लिए इस प्रणाली पर काम करना इतना आसान हो गया था कि शुरू में उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि ये कोई वास्तविक चीज है। उन्हें यह पूरी प्रणाली चमत्कार जैसी लगती थी। और चूंकि इस अद्भुत प्रणाली के सबसे संवेदनशील हिस्से को जेफ बेजोस नियंत्रित करता था, इसीलिए 1 वर्ष के भीतर ही उसे प्रबंधक स्तर से सहायक निदेशक, प्रौद्योगिकी व व्यवसाय विकास पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। 23 वर्ष की आयु में जेफ बेजोस फिटेल के विभिन्न कार्यालयों में 1 दर्जन कार्यक्रम निर्माताओं, प्रोग्रामर के साथ साथ इंग्लैंड, जापान व ऑस्ट्रेलिया के ग्राहकों को प्रबंधित कर रहा था। हालांकि उसका काम उच्चगति कंप्यूटर संजाल के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करना था, लेकिन वह ग्राहक खातों की स्थापना के लिए विश्व भर में उड़ानें भरा करता था। लेकिन जेफ बेचैन आत्मा था। वह अभी भी अपनी दूरदृष्टि की क्षितिज को और अधिक व्यापक बनाना चाहता था और उद्यमी बनने के सभी रहस्यों को जान लेना चाहता था। जेफ के कंपनी में आने के लगभग 1 वर्ष बाद फिटेल के संस्थापक ग्रेसिला चिचिलनिस्की ने अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए कंपनी छोड़ दिया था, जो जेफ को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। अगले 1 वर्ष में जेफ ने महसूस किया था कि फिटेल में उसका जो कुछ भी सीखना था वह सीख चुका था और यहाँ पर अधिक समय बने रहने का कोई अर्थ नहीं था। यह अप्रैल 1988 था, जब फिटेल में आने के 2 वर्षों बाद जेफ ने उसे छोड़ दिया था। जेफ ने बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी 1999 में ड्यूश बैंक में समाहित में सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रम निर्माण विभाग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में सहायक उपाध्यक्ष, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट व विभाग प्रमुख के रूप में नौकरी शुरू की थी। लेकिन 10 महीने बाद ही कंपनी के इतिहास का सबसे युवा उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। अब वह एक दूसरा विभाग भी संभालने लगा था, जिसने बीटी वर्ल्ड नामक दूरसंचार संजाल तैयार किया था। इस सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को 100 बड़े वित्तीय संस्थानों के मेज पर रखे जाने वाले व्यक्तिगत कंप्यूटरों, डेस्कटॉप पीसी पर स्थापित किया गया था, जो उन्हें बैंकर्स ट्रस्ट के कंप्यूटरों के साथ संचार करने की सुविधा प्रदान करता था। इससे बैंकर्स ट्रस्ट के ग्राहकों को अपनी सेवानिवृत्त निधियों, पेंशन फंड व लाभ साझेदारी योजनाओं के प्रदर्शन को दूर से देखने परखने का अवसर मिल गया था, जिनमें बैंकर्स ट्रस्ट ने उनके लिए निवेश किया था। इससे बैंकर्स ट्रस्ट के लिए अपने ग्राहकों को समय समय पर कागजी प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकता खत्म हो गई थी, क्योंकि कंपनी अपने ग्राहकों को उनके निवेश के प्रदर्शन परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में 1 मिनट बाद ही भेजने में सक्षम हो गई थी। याद रहे कि यह वह समय था जब लोग कागजी प्रतिवेदन पर ही भरोसा करते थे। यहाँ तक कि कंपनियों के पुराने पदाधिकारियों को कंप्यूटर संजाल द्वारा तत्काल पैदा किए जाने वाले कार्य जादुई ही लगते थे और वे कंप्यूटर को खिलौना से बहुत अधिक कुछ मानने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, यह यथास्थितिवादी मानसिकता ही थी, जब विशेष रूप से बैंकों के अधिकांश लोग कागजी प्रतिवेदन को ही अधिक विश्वसनीय मानते थे। वे नहीं मान रहे थे कि बैंक की सभी गतिविधियां कंप्यूटर संजाल के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती थीं, और उनका ये मानना भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेनदेन में कागजी प्रमाण का होना अनिवार्य था। लेकिन जेफ ने अपनी कंपनी की इस यथास्थितिवाद को चुनौती दी थी और ये प्रदर्शित कर प्रमाणित किया था कि नए तरीके से काम करना कितना अधिक व्यावहारिक व भविष्योन्मुख था। उसे अपने पदाधिकारियों की ना की हवा निकालने में देर नहीं लगती थी। यदि कोई उसके प्रस्ताव को नकारने की कोशिश करता था, वह अपने तर्कों को इतने जोरदार व प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करता था कि कोई उसकी बात को काटने से पहले कई बार सोचता था। लेकिन बैंकर्स ट्रस्ट में लगभग 1 वर्ष बाद जब जेफ ने वहां पर सफलतापूर्वक पहले चरण के दूरसंचार संजाल की स्थापना का काम पूरा कर लिया था,
तब उसके सामने अपने लिए कार्य की नई चुनौती नहीं रह गई थी। और जेफ की बेचैन आत्मा नई चुनौतियों के बिना कैसे शांत रह सकती थी। यहाँ पर अपने काम के साथ साथ जेफ ने अपनी दृष्टि स्वयं के उद्यमी बनने पर भी टिकाई हुई थी। ऐसे में 1989 में उसकी भेंट मेरिल लिंच के बैंक विश्लेषक हेल्से मिनोर से हुई थी, जो स्वयं भी उद्यमी बनने की आकांक्षा पाले हुए था। मिनोर मेरिल लिंच के लिए एक आंतरिक संजाल का निर्माण करता आ रहा था, जो सूचनाओं, ग्राफिक्स व एनिमेशन को एक साथ जोड़ सकता था। बहुत कुछ आज के इंटरनेट की तरह। उसने फैसला किया था कि इस परियोजना को अलग व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता था। मेरिल लिंच ने हेल्से मिनोर को संजाल निर्माण के क्रम में अपना स्वयं व्यवसाय शुरू करने के लिए धन दिया था, लेकिन वह और अधिक महत्वाकांक्षी हो गया था। वह ऐसा संजाल बनाना चाहता था जो व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अपने अंशदाता ग्राहकों को समाचार कथाएं भी भेजेगा। 1990 में जेफ उसके साथ परियोजना में जुड़ गया था और मेरिल लिंच ने कंपनी के लिए वित्त पोषण पर विचार भी शुरू कर दिया था। जेफ बेजोस 26 वर्ष का था और हेल्से मिनोर 25 वर्ष का, और दोनों उद्यमशीलता के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ सप्ताहों में ही मेरिल लिंच के पदाधिकारियों ने उस परियोजना को वित्त पोषित न करने का निर्णय ले लिया था। जो भी हो, आने वाले समय में जेफ बेजोस व हेल्से मिनोर दोनों ही सफल उद्यमी बनने वाले थे। हेल्से मिनोर ने सीनेट CNET की स्थापना की थी, जिसे उसने बाद में बेच दिया और करोड़पति बन गया था। चूंकि जेफ बेजोस की पहली उद्यमशीलता की आशाएं टूट चुकी थीं, इसीलिए उसने अपने लिए और बड़ी प्रौद्योगिक व व्यावसायिक चुनौती ढूंढना शुरू कर दिया था। वह ऐसी कंपनी की खोज कर रहा था जो स्वचालन, ऑटोमेशन की नई लहर पैदा कर व्यवसाय परिचालन में क्रांति ला सकती हो। उसने मानव संसाधन खोजी सलाहकारों को अपना पेशेवर परिचय भेजा था, लेकिन वह इस बार वास्तविक प्रौद्योगिकी कंपनी की खोज कर रहा था, न कि वॉल स्ट्रीट स्थित किसी और वित्तीय प्रतिष्ठान की। लेकिन एक सलाहकार ने जेफ को दूरभाष कर पूछा था कि वैसे तो प्रस्तावित कंपनी वित्तीय क्षेत्र की ही थी, लेकिन वहां पर उसके लिए बहुत अधिक संभावना थी, क्योंकि वह एक असामान्य वित्तीय कंपनी थी। और उस सलाहकार द्वारा प्रस्तावित कंपनी का नाम था दी ई शॉ एंड कंपनी। 1998 में डेविड शॉ ने इस कंपनी की स्थापना वॉल स्ट्रीट के लिए कंप्यूटर स्वचालित कारोबार प्रणाली की रचना के लिए की थी। शॉ स्वयं कोलंबिया विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का प्राध्यापक मां, जो स्वामित्व कारोबार प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए वॉल स्ट्रीट की ओर आकर्षित हुआ था, और तब उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली थी। उस समय विश्व भर में स्थामित्व हिस्सेदारियों शेयर ऑफ स्टॉक के मूल्यों के छोटे से अंतर पर दृष्टि रखने के लिए पहले से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा था। इससे अंतरपणन आर्बिट्रेज करने वाले व्यापारियों को एक मूल्य पर स्वामित्व हिस्सेदारियों खरीदकर और तत्काल ऊंचे मूल्य पर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का अवसर मिल चुका था। लेकिन तत्कालीन सॉफ्टवेयर उन्हें आंकड़ों को विश्लेषित करने की सुविधा नहीं प्रदान कर पा रहा था। ऐसे में डेविड शॉ ने ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की थी जिसने सभी सुविधाएं प्रदान कर कारोबार में मानव हस्तक्षेप की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया था। इस कंप्यूटर प्रणाली को ज्यों ही स्वामित्व हिस्सेदारियों के मूल्यों में लक्षित अंतर दिखता था, यह अपने आप ही पलक झपकते खरीद बिक्री कर पाने में सक्षम थी, जो किसी मानव के लिए संभव नहीं था। इस प्रकार डी शॉ एंड कंपनी की अद्भुत कंप्यूटर प्रणाली की वॉल स्ट्रीट में विशेष रूप से अंतरपणन करने वाले स्वामित्व कारोबारियों के बीच धूम मच रही थी। डेविड शॉ ऐसा व्यक्तित्व था जिससे जेफ की अच्छी तालमेल बैठ सकती थी और उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता था। शॉ ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में PhD किया था। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बन गया था। उसके साथ साथ ऐसे सुपर कंप्यूटर पर गहन शोध शुरू किया था जिसके साथ सैकड़ों कंप्यूटर जुड़े हों और एकमात्र विशाल कंप्यूटर के रूप में काम कर सकते हों। मॉर्गन स्टैनली ने डेविड शॉ को उसके तत्कालीन प्राध्यापकीय वेतन से 6 गुना अधिक वेतन व व्यापक आर्थिक संसाधन का प्रस्ताव कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की ओर सम्मोहित कर लिया था।
1.5 वर्ष बाद शॉ को लगा था कि यह और अधिक रोचक कंप्यूटर प्रणाली विकसित कर सकता था और उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली थी। डेविड शॉ की कंपनी ने शीघ्र ही गणितज्ञों व कंप्यूटर वैज्ञानिकों को काम करने के लिए अविश्वसनीय स्थान की प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। जी हाँ, शॉ अपने यहाँ काम करने के लिए आवेदन करने वालों में केवल प्रतिशत का ही चयन करता था और जेफ उनमें से एक था जिसे वहाँ काम करने के योग्य पाया गया था। याद रहे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डी शॉ एंड कंपनी को कंप्यूटरीकृत बिक्री का अग्रदल कहा था, तो फॉर्च्यून पत्रिका ने वॉल स्ट्रीट का प्रौद्योगिक रूप से सबसे परिष्कृत प्रतिष्ठान। इस प्रकार डेविड शॉ ने अपनी प्रतिष्ठा ऐसी बगाली थी कि मानो यह वॉल स्ट्रीट में महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रीक पौराणिक कथाओं का सबसे प्रसिद्ध राजा मिडास, जो किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए याद किया जाता है, व रूसी रहस्यवादी द्विगोरी रामपुतिन का मिलाजुला व्यक्तित्व हो। स्पष्ट है कि जेफ बेजोस को भी डेविड शॉ पसंद आया था। वर्षों बाद जेफ ने शॉ के बारे में कहा था कि वह ऐसे व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने अपने मस्तिष्क के बाएं व दाहिने दोनों हिस्सों को पूरी तरह विकसित कर लिया था। जेफ ने शॉ को कलात्मक, स्पष्टवादी व विश्लेषणात्मक कहा था और उसके जैसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने की आनंददायक बताया था। लेकिन डेविड शॉ व जेफ बेजोस के बीच का आकर्षण व आदर एकतरफा नहीं, वरन पारस्परिक था। शॉ ने जेफ के बारे में कहा था कि ये बातचीत करने में आनंददायक व्यक्ति था और बहुत उद्यमशील भी। जी हाँ, डेविड शॉ अंतिम व्यक्ति था जिसके लिए जेफ बेजोस ने काम किया था। जब दिसंबर 1990 में डेविड शॉ ने जेफ बेजोस को उपाध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया था, तब वह 26 वर्ष का था। कुछ वर्षों बाद उसे पदोन्नत कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया गया था और कंपनी के 4 पदाधिकारियों में से एक था। उसने 24 लोगों की मंडली की रचना की थी और उसे नेतृत्व प्रदान किया था। जेफ की ये मंडली बाजार की नई संभावनाओं को खोज रही थी, लेकिन जेफ अपने स्वभाव से असामान्य निगमित पदाधिकारी था। व्यवसाय के प्रति उच्च तकनीकी मस्तिष्क व व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वह कुछ विचित्र लगता था। उसमें न केवल व्यावसायिक अवसरों के बड़े चित्र को देख पाने की क्षमता थी, वरन वह सबसे अधिक मांग किए जाने वाले विवरणों से भी निपटने में सक्षम था। फिटेल की संस्थापक ग्रेसिएला चिचिलनिस्की उसकी प्रशंसा करने से कभी भी हिचकती नहीं थी। उसने एक साक्षात्कार में कहा था कि जेफ की कोई सीमा नहीं थी। जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। लेकिन चिचिलनिस्की ने ये भी महसूस किया था कि जेफ थोड़ा ठंडा था। उसने जेफ की बिल्कुल भी आलोचना नहीं की थी, लेकिन उसका मानना था कि जेफ बहुत अच्छा नहीं था। और जब चिचिलनिस्की ने ये कहा था तो उसका तात्पर्य ये नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका मानना था कि जेफ में गर्मजोशी नहीं थी। वह अधिकांश लोगों के लिए मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी लगता था, लेकिन अच्छा प्राणी। जी हाँ, चिचिलनिस्की जब कहती है कि जेफ मंगल ग्रह का प्राणी लगता था, तो इसमें वह कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। जेफ था भी वैसा ही, और आज भी संभवतः वैसा ही है। वह वॉल स्ट्रीट की सबसे क्रांतिकारी कंपनी का होनहार प्रौद्योगिकीविद व शीर्ष पदाधिकारी था, युवा व प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी था। ऐसे में उसे मैनहट्टन का सबसे अधिक पसंद किया जाना वाला कुंवारा होना चाहिए था, लेकिन वह लकड़ियों को शुष्क दिखाई देता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर केंद्रित कर रखा था, क्योंकि उसे जीवन भर नौकरी नहीं करनी थी। उस पर बचपन से ही उद्यमी बनने की सनक सवार थी। ऐसे में उर्सुला से दूर होने के बाद उसे ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली थी जो उसके अंदर के स्वाभाविक प्रेमी को जगा सके। लेकिन अब वह अपनी आयु के उस पड़ाव पर आ चुका था कि वह अधिक समय तक शुष्क नहीं रह सकता था। ऐसे में उसने अपने जीवन को थोड़ा प्रेममय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन बाद में जेफ ने स्वयं ही रहस्योद्घाटन किया था कि प्रेम के बारे में भी उसका दृष्टिकोण प्रौद्योगिक ही था, बिल्कुल नपातुला
जैसे वह कोई कंप्यूटर संबंधी समस्या का हल ढूंढ रहा हो। और वह ऐसा कर रहा था तो ये भी उसका स्वभाव ही तो था। वह हर काम को पूरे व्यवस्थित व तार्किक तरीके से करने का आदी बन चुका था। वैसे उसने प्रेमिका ढूंढने के लिए भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया था, जैसे वॉल स्ट्रीट का कोई निवेशक अपने लिए कोई महान निवेश विकल्प ढूंढ रहा हो, सबसे अधिक सुरक्षित व सबसे अधिक लाभदायी। ऐसे में उसने भी एक गहन अन्वेषी निवेशक की तरह निवेश विकल्पों, प्रेमिकाओं की पृष्ठभूमि व गतिविधियों का प्रवाह मानचित्र, फ्लो चार्ट तैयार किया था। जी हाँ, जेफ बेजोस ने अपनी संभावित प्रेमिकाओं के लिए एक मानचित्र तैयार किया था कि उसकी प्रेमिका में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वह सर्वश्रेष्ठ से अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा कर सके। बाद में जेफ ने इस प्रक्रिया से स्वयं ही पर्दा उठाया था कि वह एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जो उसे तीसरी दुनिया के कैद से बाहर निकाले। इसका तात्पर्य ये था कि वह किसी संसाधन संपन्न जीवन साथी को खोज रहा था, लेकिन उसने स्वयं ही कहा था कि जब वह कहता था कि मैं एक संसाधन संपन्न महिला को खोज रहा था जो मुझे तीसरी दुनिया की कैद से बाहर निकाल सके, तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहा था। जेफ का कहना था कि अधिकांश लोग उसकी बातों से यही अर्थ निकाल रहे थे कि मैं किसी बहुत ही धनी लड़की को ढूंढ रहा था जो मेरे उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सके। लेकिन जेफ की साधन संपन्नता का अर्थ था अपेक्षित महिला की योग्यता से, कार्यक्षमता से। तभी तो जेफ ने अपनी धारणा को कुछ इस तरह स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उन लोगों के साथ जीवन जीने के लिए बहुत छोटा है जो साधन संपन्न कार्यकुशल नहीं है। जैसा कि होना संभव नहीं था, जेफ बेजोस का महिला प्रवाह मानचित्र बनाकर प्रेमिका ढूंढने का तरीका सफल नहीं हो सका था। हाँ, मानचित्र की मदद के बिना ही संयोगवश उसकी भेंट अपने ही विभाग की सहकर्मी के साथ हुई थी, जो डी.ई. शॉ कंपनी में शोध सहायक रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी। उसका नाम मैकेंजी एस. टटल था। वह प्रिंसटन की ही स्नातक 1992 थी, जिसने अंग्रेजी में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। वित्तीय आयोजनाकार, फाइनेंशियल प्लानर, पिता व गृह स्वामिनी माता द्वारा उसका पालन पोषण सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह लेखिका बनने की आकांक्षी थी और उपन्यासकार टोनी मॉरिसन की शोध सहायक के रूप में काम कर चुकी थी, जो तब अपने उपन्यास जैज पर काम कर रही थी। याद रहे कि टोनी मॉरिसन प्रिंसटन की प्राध्यापिका थीं, जिन्हें उपन्यासत्रयी ट्रायलॉजी बिलव्ड के लिए 1993 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वैसे तो मैकेंजी एस. टटल ने जेफ को यह नहीं बताया था कि वह उसे कैसे तीसरी दुनिया की कैद से बाहर निकालेगी, लेकिन वह जेफ को प्रभावित करने में सफल रही थी। उस समय वह द टेस्टिंग ऑफ लूथर अल्ब्राइट नामक अपने उपन्यास पर काम कर रही थी, जिसकी मॉरिसन ने अच्छी प्रशंसा भी की थी। कहा जा सकता था कि यह दोनों के लिए ही उपयुक्त विकल्प था। ऐसे में एक दिन अचानक जेफ बेजोस ने किराए पर एक लिमोजिन लिया था और मैकेंजी सहित अपने कई सहकर्मियों के साथ नाइट क्लब गया था। वैसे तो वह पूरे समूह को पार्टी दे रहा था, लेकिन सभी को पता था कि उसका पूरा ध्यान मैकेंजी पर ही केंद्रित था। वैसे मैकेंजी की माने तो उसने ही बेजोस में अपने जीवन साथी को देखा था, न कि जेफ ने। 2012 में वोज पत्रिका के एक साक्षात्कार में मैकेंजी ने कहा था कि वह कार्यालय में जेफ के कमरे के बिल्कुल बगल में बैठकर काम करती थी और जेफ के कमरे से आने वाली ठहाके की गूंज उसे स्पष्ट सुनाई देती थी। उसने कहा था, आखिर कोई उस शानदार ठहाके के प्यार में कैसे फैंस नहीं सकता था। और उसके बाद मैकेंजी ने जेफ को पटाने का मानो अभियान ही छेड़ दिया था और उसे दोपहर के खाने पर बुलाने लगी थी। मेलजोल शुरू होने के 3 महीने बाद दोनों ने सगाई कर ली थी और उसके 3 महीने के बाद शादी। उनका विवाह समारोह वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा के एक रिसोर्ट में आयोजित किया गया था और इसी बीच डेविड शॉ ने उसे इंटरनेट की संभावनाएं खोजने का काम सौंपा था।
शीघ्र ही जेफ बेजोस को स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि उसे अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार करने का उचित क्षेत्र मिल गया था, लेकिन वह अभी इसकी पूरी व्यापकता को व्यावहारिक रूप से समझने व उसकी तह में जाने की दिशा में आगे बढ़ गया था।